everyone, I really hope you are doing great. Welcome to lecture number 2 of Landmark and Historical Judgments of Indian Constitution, which is for every law examination. तो केशवानंद भारती उन्होंने डिस्कस कर लिया था. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो, लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस है. ठीक है, ब्रीफ फैक्ट्स क्या है पहले वो समझ लेते हैं. बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है ऑफ 1916 आर्टिकल्स 323A एंड 323B वर इंसर्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इन दोनों को जो है इंसर्ट किया गया. पार्लियामेंट विद द पावर कन्फर्ड by 323A clause 1 enacted the Administrative Tribunals Act 1956. इन्होंने क्या किया, एक एक्ट निकाला. The Central Administrative Tribunal was established by this act. एक Central Administrative Tribunal जो है वो इस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया. Before the establishment of the tribunal, इस ट्रिब्यूनल के एस्टैब्लिशमेंट से पहले a number of writ petition had been filed in the Supreme Court. कई सारी writ petitions जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई and various हाई कोर्ट्स में भी फाइल करी गई, जो कि वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा था आर्टिकल 323 की वैलिडिटी को, ऑन द ग्राउंड कि वो एक्सक्लूड कर रहा है जुडिशियल रिव्यू की पावर विच इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. सॉरी, क्या हो रहा था, क्या कहा, क्या कंटेंशंस थे, किस वजह से चैलेंज किया जा रहा था. इस वजह से चैलेंज किया जा रहा था क्योंकि वैलिडिटी को चैलेंज किया जा रहा था 323A की इस ग्राउंड पर कि ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ना कोर्ट के पास. जुडिशियल रिव्यू का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं देखा है देख लो, हेल्पफुल होगा. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू वहां पे हमने सारे केसेस के साथ डिस्कस किया. तो उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू को ये तो एक्सक्लूड कर रहा है और जुडिशियल रिव्यू से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो गलत बात है. ठीक है, फिर इसमें एक केस था इन संपत कुमार केस. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेस्टिंग ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब निहित करना, वेस्टिंग का मतलब होता है पावर निहित करना जुडिशियल रिव्यू की ऑफ हाई कोर्ट इन एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म. ये कोई बेसिक स्ट्रक्चर का वो नहीं है, क्या बोलते हैं, उल्लंघन नहीं है, वायलेशन नहीं है. एज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पावर अभी भी है. एंड ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म इज इफेक्टिव. ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म यानी कि वो ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे थे कि ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी वो इफेक्टिव होता है. द केसेस व्हिच डिमांडिंग रिकंसिडरेशन ऑफ संपत कुमार डिसीजन आर ग्रुप्ड टुगेदर टू कंसीडर सम ब्रॉड इश्यूज. अब यही सब कुछ जो है लेकर के कोर्ट में पहुंचा गया. इश्यूज क्या थे, सबसे पहला इशू देखो क्या था. Whether the power conferred upon Parliament by Article 323A, 2D or state legislature by 323B, 3D of the Constitution of India to totally exclude jurisdiction of all courts. ये पूरे सारे कोर्ट्स का jurisdiction जो एक्सक्लूड कर दिया गया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रखा गया इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर, वो भी 136 का स्पेशल लीव पिटिशन का. इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रेफर्ड इन 323A और 323B रन काउंटर्स टू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सबसे पहला सवाल तो ये था कि क्या ये हैम्पर कर रहा है जुडिशियल रिव्यू को कि नहीं कर रहा है, ये उसके अगेंस्ट है कि नहीं. दूसरा क्या है, वेदर ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 323A और 323B, ये जो ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, पोजेस द कॉम्पिटेंस टू टेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी. क्या ये जो ट्रिब्यूनल्स के पास क्या कॉम्पिटेंसी है क्या कि वो टेस्ट कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर लॉ वैलिड है या नहीं वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं. क्या ट्रिब्यूनल्स के पास ये है पर्टिकुलर पावर, इतनी क्षमता है उनके अंदर कि वो ऐसा कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट क्या था, वेदर दीज ट्रिब्यूनल्स एट देयर प्रेजेंट फंक्शन कैन बी सेड टू बी इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट. क्या हम इन ट्रिब्यूनल्स को हाई कोर्ट का सब्स्टिट्यूट मान लेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या इन डिस्चार्जिंग पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जब हाई कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर डिस्चार्ज कर रही है तो कहा जा रहा है क्या हम जब हाई कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर डिस्चार्ज करें तो कि हम इसको ट्रिब्यूनल की पावर को हम वही ट्रिब्यूनल को भी वही सेम पावर दे सकते हैं क्या. इफ नॉट, व्हाट आर द चेंजेस रिक्वायर्ड टू मूव देम कंफर्म टू द फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव. अगर ऐसा नहीं, अगर वो पावर्स नहीं दे सकते ट्रिब्यूनल को तो क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है ये बता दिया जाए. ये इश्यूज थे कोर्ट के सामने. डिसीजन क्या आया, ट्रिब्यूनल्स आर कॉम्पिटेंट टू हियर मैटर्स वेयर वायर्स का मतलब होता है पावर ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आर क्वेश्चनड. ठीक है, ट्रिब्यूनल कॉम्पिटेंट है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ना जाकर के ट्रिब्यूनल पहुंच जाओ, ऐसा नहीं कर सकते आप. Their functions are supplementary है, साथ साथ चलेंगे, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है. Their decisions are subjected to scrutiny, लेकिन जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल ने दिया है इनकी स्क्रूटनी करेगा, इनको स्क्रूटनाइज करेगा कौन, बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच यानी कि 2 जजेस बैठेंगे और उसको स्क्रूटनाइज करेंगे कि सही डिसीजन दिया है या नहीं दिया. ऐसे ही हम भरोसा नहीं कर सकते. ठीक है, ट्रिब्यूनल्स हैव पावर टू टेस्ट वायर्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मतलब पावर्स है उनके पास, मतलब उनके पास पावर है कि वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की जो भी कुछ पावर्स है उसको टेस्ट कर सकते हैं
एंड रूल्स एक्सेप्ट दैट पेरेंट स्टैट्यूट। पेरेंट स्टैट्यूट को वो टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उनको वो टेस्ट कर सकते हैं। द डिसीजन केम इनटू इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली, डिसीजन जो है बाद में प्रोस्पेक्टिवली आया, प्रोस्पेक्टिवली ओवर रूल्ड द डिसीजन इन संपत कुमार केस। संपत कुमार केस में जो बात कही गई थी ना, यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म इफेक्टिव है ना, यहाँ संपत कुमार के केस में जो कुछ भी कहा गया कहता ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था ना, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। हाँ, जस्ट अ मिनट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, संपत कुमार के जजमेंट को ओवर रूल किया गया और ये वाला जजमेंट अब प्रिवेल करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखो, ये केशवानंद भारती का कंक्लूजन था, ये पीडीएफ मुझे लगता है इधर उधर हो गई है, तो इसको जो है एक बार पढ़ लेना। जो हम पढ़ चुके हैं पहले केशवानंद भारती वाले लेक्चर में वही है, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, वही चीजें मैंने आपको समझाई भी है, लेकिन आपको छोटे में शॉर्ट में अगर सिर्फ लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जब आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, वो जब सारे हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे लैंडमार्क केसेस के, हिस्टोरिकल केसेस की, तब मैं पीडीएफ वहाँ पर अपलोड करा दूंगी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। अब नेक्स्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे वो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई रियली होप आप लोग को समझ में आया होगा कि एल चंद्र कुमार का केस किस बेसिस पर था। ट्रिब्यूनल्स के उस पर इन्होंने कहा था कि ट्रिब्यूनल्स का जो है, आप इस तरीके से ट्रिब्यूनल को वो हाईकोर्ट की पावर नहीं दे सकते जुडिशियल रिव्यू की, कि हाँ, लेकिन फिर बाद में क्या कहा गया, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अरे हमने उनको उनके सब्स्टिट्यूट में कर दिया, कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पा रही है तो उनके सब्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स करेगी, ऐसा नहीं है। पेरेंट स्टैट्यूट को वो नहीं करेंगे। और क्या होगा, दूसरी बात क्या है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, अगर वो कोई भी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू अगर वो कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। कौन स्क्रूटनाइज करेगा, हाई कोर्ट स्क्रूटनाइज करेगी विद अ डिवीजन बेंच, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोग को समझ में आया होगा ये केस। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।